आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 451 लोगों का एक समूह एक साथ घर गया, जिससे तीनों छोटे लड़के बहुत उत्साहित हो गए। जब उनके माता पिता वापस आते तो वे बहुत खुश होते, लेकिन अब वहाँ बहुत सारे चाचा चाची हैं जो उनके साथ खेलना चाहते हैं और छोटे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। कमरा बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। जब विक्रम पटेल और बाकी लोग उपहार लेकर आए तो बच्चों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। आज अमित खन्ना, विक्रम पटेल और राहुल मेहता दोपहर में शहर में घूमने गए और अर्जुन सक्सेना के परिवार के तीनों बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें खरीदी, जिनमें चावल, कपड़े, खिलौने आदि शामिल थे। उन्होंने कल बहुत पैसा कमाया। उन्हें पता था कि अगर वे अर्जुन सक्सेना को लाल लिफाफा देंगे तो अर्जुन सक्सेना उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वे कृतज्ञता दिखाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए उपहार खरीदने की बात की। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भले ही अन्य चीजें खरीदने से मना कर दें, लेकिन वे बच्चों के लिए जो चीजें लाएंगे उन्हें जरूर स्वीकार करेंगे। कपड़ों और खिलौनों के अलावा तीनों ने जोरदार बैग भी निकाला। अर्जुन भैया, ये एक छोटा सा तोहफा है जो हमने बच्चों के लिए खरीदा है। पता नहीं छोटे बच्चे इसे अभी ला पाएंगे या नहीं, पर आप और भाभी इसे पहले रख लें। अर्जुन सक्सेना ने डिब्बा उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसमें 3 दीर्घायु लॉक हार थे, जो सभी 9,9,9,000 शुद्ध सोने के थे। अर्जुन सक्सेना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी चीजें क्यों खरीदते हो? बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए उन्हें ये पहनना ठीक नहीं। वैसे भी घरवालों ने तो खूब खरीदे हैं। आप लोग अभी पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अमित खन्ना बोले, भाई अर्जुन, ये सारा पैसा हम तुम्हारे बाद कमाते हैं। इस बार ज्यादा खर्च करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आगे भाई अर्जुन के साथ मिलकर हम खूब पैसा कमाएंगे। विक्रम पटेल ने सिर हिलाया और कहा, अमित खन्ना सही कह रहे हैं भाई अर्जुन, अब जब हमारा शैम्पू इतना लोकप्रिय हो गया है तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। राहुल मेहता ने कहा, भाई अर्जुन, तुम ये तोहफा संभाल कर रखना। हम आगे चलकर पैसे कमाएंगे और निश्चिंत रहेंगे। ये बच्चों की थोड़ी सी देखभाल है। अर्जुन सक्सेना ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ और तुम भविष्य में अपने लिए कुछ पैसे बचा सकते हो। हम अगले साल जूनियर होंगे और उसके अगले साल सीनियर, उसके अगले साल ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास पैसे होंगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। अच्छा, चलो भाई अर्जुन के पीछे चलते हैं। तीनों ने खुश होकर कहा। रात के खाने में सबने खूब मजे किए। अर्जुन सक्सेना की कारीगरी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अमित खन्ना, जो वजन कम करने की जिद कर रहा है, स्कूल में अपनी भूख पर काबू रखता था, लेकिन आज उसने अर्जुन सक्सेना के घर आकर 2 कटोरी चावल बनाए। जब सब खाना खा रहे थे, तीनों छोटे लड़के बाड़े में खेल रहे थे। आन्या और रिया बिल्कुल ठीक थे। वे चुपचाप चटाई पर बैठे खिलौनों से खेल रहे थे। वे बहुत प्यारे और मनमोहक थे। बगल में बारा। पिछली बार गिरने के बाद छोटे लड़के को शायद ये समझ आ गया होगा कि यह चीज़ थोड़ी खतरनाक है, और अब वह ऊपर नहीं चढ़ता बल्कि हर जगह छेद करना पसंद करता है। आरव क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम बाहर आकर खेलना चाहते हो? प्रिया मेहता ने आरव की तरफ देखा और पूछा। अनन्या शर्मा ने कहा, खैर, आरव को बाड़ में रहना पसंद नहीं है और वह हमेशा बाहर ड्रिल करने के लिए जगह ढूंढना चाहता है। पहले हम जमीन पर सिर्फ रेंगने वाला कंबल बिछाते थे और बाहर बाड़ नहीं लगाते थे। छोटे बच्चे जहां चाहे रेंगते हैं, लेकिन अब छोटे बच्चे रेंगना सीख गए हैं और कभी कभी चटाई से बाहर भी निकल आते हैं, इसलिए मैंने और अर्जुन सक्सेना ने बाहर बाड़ लगा दी है। दोनों छोटी बहनों को जल्दी ही इसकी आदत हो गई, केवल आरव हमेशा बाहर भागना चाहता था। विक्रम पटेल ने कहा, आरव एक लड़का है, उसे हमेशा पतला रहने की जरूरत है। गो U0026L स्पैन U0026 GT। अमित खन्ना ने खाते हुए कहा, विक्रम पटेल, ये स्किन नहीं, बोहेमियन लव फ्रीडम है। हम आरव बड़े होकर जरूर हवा जैसे मर्द बनेंगे। सभी को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर आरव ने अपना सिर उठाया और खाने की मेज की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी छोटी बाहों को बाड़ से बाहर निकालना जारी रखा। रात्रि भोजन के बाद उनमें से कुछ को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी और वे बच्चों के साथ खेलने के लिए बैठक कक्ष के फर्श पर बैठ गए।
सिमरन रेड्डी अनन्या शर्मा की मदद करने के लिए किचन में गईं और टेबलवेयर और चॉपस्टिक साफ करने लगीं। जब वह बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि हर कोई छोटे बच्चों से घिरा हुआ था। उस समय जमीन पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह सोफे पर बैठ गई और अपने मोबाइल फ़ोन से खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी भौहें तन गईं। अनन्या, आओ और यह पोस्ट पढ़ो, सिमरन रेड्डी ने कहा। अनन्या शर्मा पास आई और पूछा, कौन सी पोस्ट? सिमरन रेड्डी ने उसे फ़ोन दिया और कहा, क्या यहाँ उल्लिखित शैम्पू किनका शैम्पू नहीं है? विक्रम पटेल मुस्कुराए और बोले, सिमरन रेड्डी, आपकी खबर बहुत देर से आई है। ये पोस्ट कई दिनों से फोरम में लोकप्रिय है। इसी पोस्ट की वजह से पिछले कुछ दिनों के ऑर्डर खास रहे होंगे। हमारे किन के शैम्पू की बहुत तारीफ करते हैं। सिमरन रेड्डी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी किन शैम्पू की तारीफ वाली पोस्ट देखी है, लेकिन ये एक अलग पोस्ट है। आप भी फोरम खोलकर देख सकते हैं। इंटरनेट पर किन शैम्पू को लेकर कोई ब्लैक है। जब तीनों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और मंच खोल दिया। अर्जुन सक्सेना भी अनन्या शर्मा के पास गए और उनके साथ पोस्ट पढ़ी। ये पोस्ट अभी भी विश्वविद्यालय शहर के मंच पर पोस्ट की गई है और नाम बहुत ही आकर्षक है। एक शैम्पू जिसका विज्ञापन काले धन के लिए किया जाता है, न केवल बाल नहीं उगा सकता बल्कि मुझे गंजा भी कर देता है। क्योंकि पिछली पोस्ट बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए इस नाम वाली पोस्ट को तुरंत अपलोड कर दिया गया, क्योंकि दोनों पोस्ट की विषय वस्तु लगभग विपरीत थी। इसे पढ़कर अमित खन्ना गुस्से से बोले, ये पोस्ट क्या कह रही है? क्या बात है कि हमारा डॉर्मेट्री शैम्पू न सिर्फ बेअसर है बल्कि बाल भी झड़ते हैं। मैंने ग्राहकों से ऐसी जानकारी कभी नहीं सुनी। बिल्कुल सही, ये आदमी तो बस अपनी भड़ास निकालने आया है। इसने पूरी पोस्ट में इतने सारे शब्द लिखे और इतनी सारी तस्वीरें पोस्ट की, पर मैं ये नहीं कह सकता कि शैम्पू का ब्रांड साफ तौर पर पिछली पोस्ट की भड़ास है। राहुल मेहता ने गुस्से से कहा। विक्रम पटेल ने कहा, ये सच है या नहीं? इस पोस्ट को अब अपलोड किया गया है। नीचे विचारों की संख्या बहुत बड़ी है और कई लोगों ने पिछली पोस्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए जवाब दिया है। आइए माइक्रोसॉफ्ट पर प्रतिक्रिया पर एक नज़र डालें। उन तीनों ने माइक्रोस्टो का बैकस्टेज लिंक खोला और वहां उन्हें बहुत सारी पोस्ट और प्रश्नात्मक पूछताछ मिली। अमित खन्ना गुस्से से आग बबूला हो गए, बोले, इन लोगों में जरा भी अक्ल है क्या? ये लोग जो कहते हैं मान लेते हैं, पर ये तो बस दिखावे के जोकर हैं। हमारे ब्रांड का नाम भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, पर कुछ लोग सच में मान लेते हैं। राहुल मेहता ने कहा, ठीक है अमित खन्ना, ये बातें कहना बेकार है। आइए अब पृष्ठभूमि की जानकारी पर काम करें, अन्यथा बाद में संदेह की और आवाज़ें उठेंगी। तीनों ने पृष्ठभूमि में जानकारी से निपटने में खुद को पूरी तरह से लगा लिया। प्रिया मेहता, रिया मेहता और सिमरन रेड्डी ने भी अस्थायी ग्राहक सेवा के रूप में पृष्ठभूमि में लॉग इन करने में मदद की। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सभी लोग पृष्ठभूमि में संदेशों का जवाब देने में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने सीधे वापसी सेवा का विकल्प चुना, लेकिन ज्यादातर लोग बस हालचाल जानने आए थे। घर पहुंचने पर बातचीत में काफी समय लगा और वे बहुत थके हुए भी थे। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें टाइपिंग में व्यस्त देखा और कुछ देर सोचा, अब और मत बोलो, सबको बता दो कि हमारा किन शैम्पू प्रभावी है या नहीं, और हम तुम्हें उस पोस्ट के बारे में उचित स्पष्टीकरण देंगे। यदि किसी को हमारे शैम्पू के कारण बाल झड़ने की समस्या होती है, तो हमारा ब्रांड निश्चित रूप से इसके बाद की स्थिति का ध्यान रखेगा। जब सभी ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी, तो ऐसा लगा जैसे उन्हें रीढ़ मिल गई हो और उन्होंने झट से अर्जुन सक्सेना की बात का जवाब सबको दे दिया। कई लोग पूछते रहे और उन्होंने आधिकारिक जवाब दिया। पृष्ठभूमि में सभी पूछताछ से निपटने के बाद अर्जुन सक्सेना ने उन्हें एक छोटी सी बैठक के लिए बुलाया। अर्जुन सक्सेना डाइनिंग टेबल की मुख्य सीट पर बैठे और गंभीर चेहरे के साथ बोले, मैंने ये पोस्ट पढ़ी है और इसमें पोस्ट की गई तस्वीरों में कुछ समस्याएं हैं। बालों का झड़ना बालों के रोमों से होता है, लेकिन यदि आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो खोपड़ी का हिस्सा अभी भी स्पष्ट रूप से फोटोग्राफ किया गया है और यह स्पष्ट है कि बालों के रोमों में बालों की जड़ें बची हुई हैं। आमतौर पर सिर गंजा होने पर बालों की जड़ें अधिक स्पष्ट होंगी और इस तरह के बाल को बाल हटाने वाली दवाओं के उपयोग के कारण होना चाहिए। बड़े आदमी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। विक्रम पटेल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस रोमकूप में अभी भी काले बाल दिखाई दे रहे हैं। भाई अर्जुन, कोई इतना अनैतिक कैसे हो सकता है? वो हमें काला करने के लिए डेपिलेटरी क्रीम का इस्तेमाल करेगा।
शैम्पू, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया। मैं उसे हमारे स्टोर की ब्लैकलिस्ट में डाल दूंगा और उसे फिर कभी ये चीज़ नहीं बेचूंगा। बड़ा पेड़ हवा को आकर्षित करता है। हमारे छात्रावास का शैम्पू इन दिनों स्कूल फोरम में बहुत लोकप्रिय है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे। वास्तव में इस पोस्ट में कई समस्याएं हैं, न केवल इन तस्वीरों की समस्याएं, बल्कि वे शब्द भी जिनका उल्लेख करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और हमारे छात्रावास का ब्रांड ये दर्शाता है कि वह कानूनी जिम्मेदारी से भी डरते हैं। मुझे इस शैम्पू पर पूरा भरोसा है। इसमें सभी जड़ी बूटियों और कुछ भारतीय हर्बल औषधियों का इस्तेमाल किया गया है। भले ही कुछ लोगों पर बालों के झड़ने के इलाज का असर धीमा हो, लेकिन इससे बालों के झड़ने की समस्या और गंभीर नहीं होगी, भले ही एलर्जी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्जुन सक्सेना ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। जब तक यह उनकी शैम्पू की समस्या नहीं है, तब तक बाकी सब ठीक है। भाई अर्जुन, चूंकि ये व्यक्ति अफवाहें फैला रहा है, तो आइए इसका पता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इसने हमारे स्टोर से शैम्पू खरीदा है, कब तक इस्तेमाल किया है और कब गड़बड़ हुई। कॉलेज स्टूडेंट, एक छात्रावास में कई लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता कि दूसरे लोग इसे साथ में लेटने में मदद करेंगे। खैर, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। मुझे डर है कि आपको आज रात माइक्रोशॉप से जुड़े संदेहों में उलझना पड़ेगा। मैं इस पोस्ट की समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। तीनों ने सिर हिलाया। इस बात के कारण बड़े लड़के का खेलना जारी रखने का दिल नहीं हुआ और तीनों अपने अपने स्कूल वापस चले गए। उन्हें विदा करने के बाद अनन्या शर्मा बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? इसने साफ कह दिया कि ये हमारे किन शैम्पू के लिए आया है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, अनन्या का सिर छुआ और कहा, पता नहीं, पर अनन्या चिंता मत करो। चूंकि हमें पता है कि हमारा शैम्पू ठीक है, इसलिए सामने वाला चाहे कोई भी हो, हमें कोई डर नहीं होगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम परछाई से नहीं डरते। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं फ़ोन करके पहले दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि कर लूँगा। इस अफवाह फैलाने वाले ने गुमनाम होकर पोस्ट डाली है, और ये तो बस नाली में छिपा एक चूहा है। पहले इसे ढूंढना होगा, इसे सच बताने दो। अर्जुन सक्सेना की आंखें तेज और प्रभावशाली थीं। अनन्या शर्मा ने उन्हें इस तरह देखा तो चुपचाप सिर हिला दिया। अर्जुन सक्सेना ने जो जियांगपेंग को फ़ोन किया, भाई जियांगपेंग, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। क्या आप उस व्यक्ति का स्थान निर्धारित कर सकते हैं जिसने पोस्ट किया है? जो जियांगपेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, आह, आईपी एड्रेस। अर्जुन सक्सेना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है। अगर आप आईपी एड्रेस की अनुमानित लोकेशन पता कर लें तो बेशक मैं कर सकता हूं, ऐसा एक कार्यक्रम है, लेकिन अगर यह विशिष्ट स्थिति है तो मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। ये हैकर्स का पेशेवर दायरा है और आम लोगों को लक्षित करना भी अवैध है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, इससे कानून नहीं टूटेगा। भाई जियांगपेंग, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि पोस्ट कहां से भेजी गई है। मुझे बस एक अनुमानित जगह चाहिए, जैसे किसी खास विश्वविद्यालय का कोई खास छात्रावास। बस, कोई बात नहीं। आमतौर पर फोरम पोस्ट गुमनाम रूप से भेजे जाने पर भी आईपी ट्रेस छोड़ जाते हैं। इस तरह आप पोस्ट मुझे भेज सकते हैं और मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और अभी अभी पोस्ट का लिंक भेजा। इसी दौरान मुंबई विश्वविद्यालय के एक पुरुष छात्रावास में नुकीली टोपी पहने एक लड़का सुरक्षा सीढ़ी पर खड़ा होकर अपने सामने वाले लड़के से पूछ रहा था, भाई क्या हमारा ऐसा करना वाकई ठीक है? अगर अर्जुन सक्सेना को पता चल गया तो क्या तुम मुझ पर मुकदमा करोगे? ये तो बदनामी है। तुम्हें किस बात का डर है? मैंने तुम्हारी वो पोस्ट पढ़ी है और वो बिल्कुल वैसी ही पोस्ट की गई है जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने पूरी पोस्ट में किन के शैम्पू के ब्रांड का जिक्र तक नहीं किया। अगर लैंग तुम्हें सच में ढूंढ भी लेता है तो वो तुम पर मुकदमा भी नहीं कर पाएगा। जब तुम कहती हो कि उसे किसी और शैम्पू से धोया गया था तो वो किन का शैम्पू है ही नहीं, तो वो तुम्हारा क्या कर सकता है? ये कहने वाला झेंग फेयू है। वह पहले भी मोथेरो के साथ मुसीबत मोल लेता रहा है, क्योंकि उसे अनन्या शर्मा पसंद है, इसलिए वह अर्जुन सक्सेना को प्यार में प्रतिद्वंदी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अब वह सचमुच अर्जुन सक्सेना को गिराना चाहता है। पिछली बार जब सैन किन झाई खुला था तो अर्जुन सक्सेना ने उसे लगभग मुसीबत में डाल ही दिया था।
घर लौटने के बाद उसके पिता ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। 2 महीने से बैंक कार्ड न चुका पाने के कारण वह इस पूरी गर्मी की छुट्टियों में अच्छा समय नहीं बिता पाया। 2 दिन पहले जब मैं फोरम ब्राउज कर रहा था तो संयोग से मुझे वह पोस्ट फिर से दिख गई। कई लोगों ने कहा कि किन का शैम्पू अर्जुन सक्सेना ने खुद बनाया है। जब झेंग फियू ने ये खबर देखी तो वह बहुत नाराज हुआ। सारी रात इसके बारे में सोचने के बाद जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता रहा उतना ही अधिक क्रोधित होता गया और इस प्रकार मैंने एक बहुत ही बुरा कदम उठाया। अब इंटरनेट सूचनाकरण का युग है। कीबोर्ड और स्क्रीन के जरिए इंटरनेट पर बोलने वाले हर व्यक्ति को ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि वह पोस्ट किन के शैम्पू में आग लगा सकती है तो वह किन के शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकता है। बदनाम। वैसे भी जो लोग तरबूज खाते हैं वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि यह गर्म है या नहीं, और अगर वे इसका पालन करना चाहते हैं तो वे अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि मेरा विचार सही है। हेई किन के शैम्पू की पोस्ट होते ही उसे तुरंत फोरम में सबसे ऊपर रखा गया और व्यूज़ की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। शुरुआत में कई लोग संदेश छोड़ने आए, कहा कि किन का शैम्पू अच्छा था और उन्होंने इसका बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही संदेह के स्वर सामने आए हवा बदल गई। बेशक इसका श्रेय उस नौसेना को जाता है जिसे उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन इससे भी अधिक वे नेटिजन हैं जो हवा से प्रभावित हुए हैं। विश्वविद्यालय शहर में काली पोस्ट के किण्वित होने के बाद इसे जल्दी से तरबूज खाने के लिए चाइना ओवरसीज फोरम में ले जाया गया और यह इंटरनेट पर भी फैल गया और ऑनलाइन स्टोर भी बहुत प्रभावित हुआ। बिक्री के बाद ग्राहक सेवा पक्ष का फ़ोन नंबर फटने वाला था और उनमें से प्रत्येक 3 हाथों को जन्म देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और कीबोर्ड क्रैकिंग कर रहा था। इस स्थिति को देखते हुए सीमा जोशी ने जल्दी से प्री सेल्स पक्ष से किसी को स्थानांतरित कर दिया और फिर तुरंत अर्जुन सक्सेना को बुलाने चली गईं। भाई अर्जुन, क्या आपने इंटरनेट पर खबर देखी है? हमारे किन शैम्पू के बारे में एक पोस्ट है। इसे खरीदने वाले कई ग्राहक इस पोस्ट को देखकर इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बिक्री के बाद वाले फ़ोन नंबरों की भरमार होने वाली है। बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे पता है रूपीफा, चिंता मत करो, मैं ये मामला सुलझा रहा हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। सीमा जोशी ने उनकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस की और कहा, भाई अर्जुन, हमारा शैम्पू बिल्कुल बढ़िया है। ऑनलाइन स्टोर से हाल ही में काफ़ी ऑर्डर बिके हैं और फीडबैक भी बहुत अच्छा है। हमारी ग्राहक सेवा हर दूसरे हफ्ते उपलब्ध है। अगर कोई समस्या होगी तो फ़ोन करके पूछूंगी। हज़ारों ऑर्डर बेचने के बाद भी मुझे कभी कोई एलर्जी संबंधी शिकायत नहीं मिली। हमारा शैम्पू इतना अच्छा है कि एलर्जी वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बाल कैसे झड़ सकते हैं? कोई तो होगा जो हमसे पंगा लेना चाहता है, पर हमारा किन शैम्पू तो नया बना ब्रांड है, तो कोई प्रतिस्पर्धी तो होना ही नहीं चाहिए जो इतनी जल्दी हम पर हमला कर दे। सीमा जोशी को समझ नहीं आया। अर्जुन सक्सेना ने पिछले हफ्ते जियांग पेंग द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज को देखा और गंभीरता से कहा, ये किसी प्रतियोगी ने नहीं किया। ज़रूर कोई मुझसे जल रहा होगा। चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लूँगा। आप अपनी स्थिति खुद संभाल सकते हैं। अभी किन का शैम्पू अभी शुरू हुआ है और ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही हैं। जब किन का ब्रांड स्थापित हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धी भी स्वाभाविक रूप से ऐसा करना शुरू कर देंगे। वे इतने छोटे नहीं हैं। इसे छोटे स्तर पर पोस्ट करें। तो अब से आपको समस्याओं से निपटने की अपनी क्षमता का प्रयोग करना होगा, समझे? सीमा जोशी ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो भाई अर्जुन, मैं ऑनलाइन स्टोर का काम संभाल लूंगी और तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। उस रात पिताजी सक्सेना को भी खबर मिली और उन्होंने तुरंत अर्जुन सक्सेना को फ़ोन करके पूछा, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन नहीं उठाया। फैक्ट्री के कई कर्मचारियों ने इंटरनेट पर यह खबर देखी और वे थोड़ा घबरा गए। मैंने सुना है कि इंटरनेट पर हमारे किन शैम्पू की वजह से कुछ लोगों के बाल बुरी तरह झड़ गए और उनके आधे सिर गंजे हो गए। आपने कहा था हमारी फैक्ट्री नहीं खुल पाएगी, है ना? नहीं, मैं अभी भी कुछ और साल हमारी फैक्ट्री में काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री में अच्छी आमदनी है और काम भी बहुत है, जिससे दूसरी फैक्ट्रियों के मुकाबले कमाई बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि यह डरावना है। आज के समाज में इंटरनेट इतना विकसित हो गया है कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप उन मशहूर हस्तियों को देखिए जिनके घर गिर गए।
वे तब गिरे जब उन्होंने कहा कि वे गिर गए। अब इंटरनेट पर बहुत से लोग जानते हैं कि हमारा शैम्पू कुछ लोगों के बाल झड़ने का कारण बनता है। चाहे ये सच हो या झूठ, हर कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करना चाहेगा। अगर हम चीज़ें नहीं बेच सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे असेंबली लाइन में हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा है। जब पिताजी सक्सेना को ये समाचार मिला तो उन्होंने पुनः फ़ोन पर नज़र डाली और फिर कार्यशाला के नेता से बड़े लोगों को बाहरी प्रांगण में बुलाने को कहा और काम रोक दिया। सबको एक साथ बुलाया गया। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ और मेरा दिल और भी घबरा जाता है। पापा सक्सेना सामने खड़े होकर लाउडस्पीकर से बोले, सब चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें इंटरनेट पर हमारे शैम्पू के बारे में खबर देखनी चाहिए थी। फैक्ट्री मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यद्यपि हमारे किन के शैम्पू कारखाने को शुरू हुए अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन पूरी प्रक्रिया सभी के लिए स्पष्ट है और कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। और हाँ, हमारे कारखाने के एक कर्मचारी के तौर पर सामान की पहली खेप भेजे जाने के बाद मैंने सभी को हमारे शैम्पू और हेयर रिस्टोरर का एक सेट दिया। मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों ने हमारे शैम्पू और हेयर रिस्टोरर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। ये काम करता है या नहीं, ये दूसरों पर निर्भर नहीं करता, हमारा अपना अनुभव ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब मैं बस सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे शैम्पू प्रभावी हैं? नीचे काम करने वाले लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे, लेकिन संभवतः सभी का मतलब एक ही था। ये काम करता है। हमारा शैम्पू अब तक इस्तेमाल किया गया सबसे अच्छा शैम्पू है। इसमें भारतीय हर्बल औषधियों की खुशबू है। दूसरे शैम्पू के उलट इसमें भरपूर सुगंध है और इस्तेमाल के बाद मेरे बाल बिल्कुल सूखे रहते हैं। ये झड़ता नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरी बात मानी जाती है। मैं 38 साल की हूँ और पिछले साल ही मैंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। मेरे बाल लगभग गंजे हो गए हैं। मैं 1 साल से ज़्यादा समय से इन्हें कंडीशन कर रही हूँ, लेकिन असर औसत ही है। हमारा शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद मेरे बालों में सचमुच थोड़ा सा रूखापन आने लगा है। हमारा शैम्पू ज़रूर असरदार होगा। अधिकांश श्रमिकों ने पहले ही शैम्पू और हेयर टॉनिक का उपयोग किया है और उन्होंने इसके प्रभाव की पुष्टि की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका प्रयोग शुरू नहीं किया है, इसलिए रवैया स्पष्ट नहीं है। किसी ने कहा, डायरेक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि हमें फैक्ट्री पर भरोसा नहीं है। दरअसल अगर हमें फैक्ट्री पर भरोसा भी है तो वह बेकार है। अब इंटरनेट पर एक पोस्ट है और सबको हमारे शैम्पू के बारे में पहली राय खराब लगी है। वे हमारी बात नहीं मानेंगे। हाँ, फैक्ट्री मैनेजर, हर किसी के लिए कोई भी तरीका कारगर नहीं होता। उस पोस्ट में लिखा था, अगर उस व्यक्ति को हमारे शैम्पू से एलर्जी हो तो क्या होगा? ये सब संभव है। यह मामूली बात है और वापसी पर उन्हें कुछ मुआवजा देना काफ़ी है, लेकिन अब जब यह इंटरनेट पर आ गया है तो हमारे शैम्पू की प्रतिष्ठा पर ज़रूर असर पड़ेगा। पिताजी सक्सेना गंभीर चेहरे के साथ सामने खड़े थे। बड़े आदमी की बातें सुनकर उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं छाया से नहीं डरता। आप सभी हमारे किन शैम्पू कारखाने के कर्मचारी हैं और हमारे शैम्पू के उपयोगकर्ता और अनुभवकर्ता भी। आपके पास बहुत पैसा है। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुतों की टिप्पणियों की तुलना किसी अफवाह से नहीं की जा सकती। घबराए नहीं, फैक्ट्री इस मामले को ज़रूर सुलझा लेगी। सब लोग अपनी अपनी जगह काम करते रहें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इस संकट से उबर सकते हैं। आपके फैक्ट्री मैनेजर के रूप में मैं आपको आश्वस्त करने के लिए यहाँ हूँ कि हमारे किन शैम्पू के साथ बिल्कुल कोई गुणवत्ता की समस्या नहीं है और सभी सुरक्षा निरीक्षण प्रमाण पत्र मेरे कार्यालय में पोस्ट किए गए हैं और आप उन्हें किसी भी समय देख सकते हैं। आप में से जिस किसी को भी हमारे शैम्पू से कोई समस्या है, वह अब खड़े होकर कह सकता है कि जब तक ये पुष्टि हो जाती है कि समस्या शैम्पू के कारण है, मैं कभी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी सक्सेना की बातें सुनकर सब लोग, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, और सभी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हमने अपना शैम्पू इस्तेमाल किया है और यह निश्चित रूप से ठीक है। कारखाने में इतने सारे लोग हैं और उनमें से किसी को भी कोई समस्या नहीं है। भले ही यह एक नमूना परीक्षण हो, इसका मतलब है कि किन का शैम्पू बिल्कुल योग्य है। इस समय मुंबई में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा मुंबई विश्वविद्यालय जा रहे थे। रात के 9 बज चुके थे और 1-2 घंटे बाद विश्वविद्यालय में रात्रि प्रवेश नियंत्रण लागू कर दिया जाएगा। अनन्या शर्मा मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और इस जगह से परिचित हैं।
दोनों 9 पुरुषों वाले शयनगृह के नीचे पहुंचे। अनन्या शर्मा बोली, अर्जुन सक्सेना, मैं पुरुष शयनगृह में नहीं जा सकती। तुम अपना मोबाइल फ़ोन ले जाओ और बाद में सारी बातचीत रिकॉर्ड करना याद रखना। अगर सामने वाला न चाहे तो उसका निंदनीय व्यवहार भी रिकॉर्ड कर लेना। चलो इसे ठीक से सुलझा लेते हैं और हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, अपने गले से दुपट्टा उतारा और उसके गले में बांध दिया। थोड़ी ठंड है, अगर बाद में तुम्हें ठंड लगे तो डॉर्मेट्री वाली आंटी के पास जाकर मेरा इंतज़ार करना। मैं ऊपर जाकर जल्दी से काम निपटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अनन्या शर्मा ने कहा। अर्जुन सक्सेना सीधे 323 नंबर की छात्रावास में गया। दरवाज़ा खटखटाने पर टोपी पहने एक लड़का दरवाज़ा खोलने आया। अर्जुन सक्सेना को देखकर वह लड़का मन ही मन वापस भागना चाहता था, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे घसीटकर वापस ले लिया। क्या चलाएं? अर्जुन सक्सेना के मुंह खोलते ही दूसरा पक्ष होश में आया, सिर उठाया और बोला, छोड़ो। तुम कौन हो? किसी और के कमरे में क्यों घुस आए? क्या तुम यहाँ कोई गड़बड़ करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुंबई विश्वविद्यालय के हमारे सुरक्षा गार्ड शाकाहारी नहीं हैं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और अपना कॉलर ढीला किया, हाथ पर लगी धूल झाड़ते हुए बोले, लगता है आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं इस पद के लिए यहाँ हूँ। डिंग रूई थोड़ा घबरा गया, उसकी आंखों से बचते हुए बोला, क्या पोस्ट? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जल्दी करो, अगर तुम नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा। सहपाठी, मैं किन के शैम्पू का प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैंने इंटरनेट पर एक लेख देखा था कि हमारे किन के शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बाल बुरी तरह झड़ गए। प्रभारी व्यक्ति होने के नाते मैं आज बिक्री के बाद की समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ हूँ। हमारे शैम्पू का उपयोग करने और बालों के झड़ने की समस्या के बाद आपने तुरंत हमारी बिक्री के बाद की ग्राहक सेवा से संपर्क नहीं किया, न ही आपने हमारे बिक्री के बाद के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन इस तरह की पोस्ट को ऑनलाइन पोस्ट करना चुना। मैं इसे आपके लिए समझ सकता हूँ। हम आपसे संपर्क करने की पहल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके पास आने की पहल की। आपने पोस्ट में बताया था कि आधे महीने तक हमारा शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद आपके सिर के बाल बहुत झड़ गए हैं। अब क्या आप अपनी टोपी उतारकर मुझे और करीब से देखने दे सकते हैं? जैसे ही डिंग रूई ने अर्जुन सक्सेना को देखा, वह बहुत डर गया। उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना उसे मुसीबत में डालने आया है, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने अचानक इतनी अच्छी बातें की कि वह और भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन सक्सेना क्या कर रहा है। उसे याद आया कि झेंग फेयू ने उससे क्या कहा था। इस मामले में अर्जुन सक्सेना वैसे भी असमंजस में था। अर्जुन सक्सेना व्यवसाय में है और उसे शैम्पू की प्रतिष्ठा पर विचार करना चाहिए, इसलिए भले ही वह उसे पाता हो, वह उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है और केवल उसे आराम करने के लिए पैसे खर्च करना पसंद करेगा। केनवन, मूल रूप से डिंग रूई काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन स्थिति की प्रतिक्रिया को देखकर उसने महसूस किया कि झेंग फेयू सही था। अर्जुन सक्सेना डर गया था। भले ही उसने कहा कि इंटरनेट पर उनके द्वारा बेचे जाने वाले शैम्पू के बारे में, लेकिन उसने देखा कि आप केवल तभी अच्छी तरह से बोल सकते हैं जब आप अकेले हों। डिंग रूई एक पल में शांत हो गया, अपनी टोपी उतारी और बोला, ठीक है, जब तुम खुद दरवाजे पर आए हो तो चलो इस समस्या का ठीक से समाधान करते हैं। देखो, मेरा सिर अब कितना गंजा हो गया है, हर दिन मैं गंजा होता हूँ। बिना टोपी के बाहर निकलना ही नहीं है, ये सब तुम्हारे शैम्पू की वजह से है। अर्जुन सक्सेना ने अपने सिर की त्वचा को गौर से देखा और उनकी सोच तुरंत सही साबित हुई। दरअसल ये डेपिलेटरी क्रीम का असर था, न कि प्राकृतिक रूप से बालों के झड़ने से होने वाले रोम छिद्रों का। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से एक तस्वीर ले ली। डिंग रूई गुस्से में था। उसने अपनी टोपी पहनी और बोला, तुम्हें कुछ गड़बड़ है, तुम मेरी तस्वीर क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारे चित्र बनाने के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो सहपाठी, मैंने अभी तुम्हारे सिर के ऊपर की एक तस्वीर ली है और सबूत इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की है। तुम इतने उत्साहित होकर थोड़े दोषी लग रहे हो। वैसे तुमने ये तस्वीरें इंटरनेट पर तो नहीं डाली। कौन दोषी है? मैं फिर से ठीक हूँ, समस्या तुम हो, डिंग रूई ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अब कृपया ये सबूत दिखाएं कि आपने हमारे स्टोर से शैम्पू खरीदा है और आपने जो शैम्पू इस्तेमाल किया है, कृपया उसका एक हिस्सा ले लें ताकि मैं जांच कर सकूं कि क्या ये हमारे स्टोर में मिलने वाला शैम्पू है।
डिंग रूई ने उसकी ओर देखा, मुड़ा और शैम्पू और हेयर रिस्टोरर निकालने के लिए कैबिनेट की ओर चला गया। ये सब झेंग फेयू के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। उसने ये चीज़ें खरीदी थीं और उसने जानबूझकर दोनों को ऊपरी हिस्से से निचोड़ा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये इस्तेमाल की हुई हों। जब अर्जुन सक्सेना ने 2 बोतलें देखीं तो वह अपना सिर घुमाकर मुस्कुराए। डिंग रूई ने ग्लानि से कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि यह तुम्हारा शैम्पू नहीं है? मैंने इसे तुम्हारी आधिकारिक वेबसाइट स्टोर से खरीदा है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ, ये वाकई हमारा शैम्पू और हेयर रिस्टोरर है, लेकिन आपको इसे खरीदते समय एक मैनुअल भी मिलना चाहिए था। उत्पाद मैनुअल में साफ लिखा है कि आपको पहले 1 महीने तक शैम्पू इस्तेमाल करना होगा, फिर हेयर रिस्टोरर इस्तेमाल करना होगा। आपने कहा कि आप हमारे उत्पाद आधे महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हेयर रिस्टोरर शैम्पू जितनी ही मात्रा कैसे इस्तेमाल करता है? ये चीज़ें उसे झेंग फेयू ने दी थीं, बेशक डिंग रूई ने कोई निर्देश नहीं पढ़ा था। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर उन्होंने आक्रामक स्वर में कहा, मैंने कोई निर्देश नहीं पढ़ा, लेकिन आपका शैम्पू मुख्य रूप से बालों के झड़ने और बालों के झड़ने पर केंद्रित है और इसका मुख्य प्रभाव बालों का विकास है। अगर इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बालों का झड़ना, मेरे बालों के झड़ने की समस्या शायद यही है कि आपका शैम्पू और हेयर रिस्टोरर अच्छे नहीं हैं। अगर यह वाकई काम करता है तो मैं इसे कैसे भी इस्तेमाल करूं, इसका उल्टा असर नहीं होगा। हालांकि अगर हेयर ग्रोथ लिक्विड को शैम्पू के साथ इस्तेमाल किया जाए तो भी इससे बाल नहीं झड़ेंगे, अर्जुन सक्सेना ने बताया। डिंग रूई ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने खुद मान लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे शैम्पू में वाकई कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें अब भी इस चीज़ की जांच करनी है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का है, मैं इसे पहचान सकता हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। डिंग रूई स्टूल पर बैठ गया और अहंकार से बोला, चूंकि आपने खुद इसे स्वीकार किया है तो चलिए मुआवजे के बारे में बात करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, डिंग रूई, है ना? अर्जुन सक्सेना ने कहा। डिंग रूई ने उसकी ओर संदेह और उलझन भरी आंखों से देखा। हाँ, मैं डिंग रूई हूँ, क्या हुआ? हमारी आधिकारिक वेबसाइट स्टोर ने अभी अभी मुझे आपके ऑर्डर का मैसेज भेजा है। आपका ऑर्डर परसों का है और सामान एसएफ एक्सप्रेस से डिलीवर हुआ था। इसे आज सुबह ही मिल जाना चाहिए था। फिर आपने कहा कि इसमें आधा महीना लग गया। क्या? इसके अलावा आपने कहा कि हमारे शैम्पू और बाल विकास तरल पदार्थ के कारण आपके बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि बाल झड़ने के कारण आपके रोम छिद्र इतने सुव्यवस्थित तरीके से कैसे विकसित हो सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक डेपिलेटरी क्रीम के प्रयोग से होता है। डिंग रूई, अफवाहें फैलाना कानून के खिलाफ है। मेरा मानना है कि जब तक पुलिस दखल देगी तब तक आपकी खरीदारी की जानकारी जरूर नहीं छिपाई जाएगी और न्यायिक व्यवस्था ये पता लगाना चाहती है कि आपके सिर पर इस्तेमाल की गई सामग्री शैम्पू है या डेपिलेटरी क्रीम। ये बहुत आसान है। क्या आपको यकीन है कि आपने अभी तक सच नहीं बताया है? मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं और यदि तुम 1 मिनट तक जवाब नहीं देते हो तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने अभी हमारी बातचीत रिकॉर्ड की है और इसे आपके इनकार के सबूत के तौर पर न्यायपालिका को सौंप दिया जाएगा। डिंग रूई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अर्जुन सक्सेना को देखकर जो अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये रहा तुम्हारा घर। डिंग रूई की बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन हिला दिया और दूसरा पक्ष तुरंत राजी हो गया। वे अभी भी कॉलेज के छात्र हैं और उनके लिए कोई बेतरतीब पोस्ट करना मामूली बात है, लेकिन अगर पुलिस को इसकी सूचना मिल जाती है तो उन्हें कानूनी जिम्मेदारी चुकानी पड़ेगी। डिंग रूई तुरंत हिचकिचाया और जल्दी से कहा, मैं गलत था अर्जुन सक्सेना। नहीं सहपाठी किन, मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं बकवास कर रहा था। मेरे बाल एक डेपिलेटरी क्रीम के साथ हटाए गए थे, आपके शैम्पू के साथ नहीं। प्रश्न, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और हमारे बीच कोई त्योहार भी नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। डिंग रूई ने बोलने से इनकार कर दिया, उसका चेहरा झिझक और डर से भरा था। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, तो अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ये बात पुलिस तक ही सीमित रखें। मत करो, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने कहा, मैंने सब कुछ कह दिया। डिंग रूई पूरी तरह घबरा गया। सामने अर्जुन सक्सेना को देखकर वह न तो स्थिर बैठ सका
न खड़ा हो सका और बोला, ये झेंग फेयू है। अनन्या शर्मा 10 मिनट से ज़्यादा देर तक नीचे इंतज़ार करती रही, तभी अर्जुन सक्सेना नीचे आते दिखे। वह जल्दी से उनके पास गई और पूछा, कैसा है अर्जुन सक्सेना, क्या सामने वाला सच बोल रहा है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और उसे गर्म रखने के लिए उसके ठंडे छोटे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा, ये झेंग फेयू है। उसने इंटरनेट पर हमारे शैम्पू के बारे में एक पोस्ट देखी थी, इसलिए उसने अफवाह फैलाने के लिए डिंग रूई नाम के इस सहपाठी को ढूंढ निकाला। झेंग फेयू असल में वही है, अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर हमें उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो हमें फिर से परेशान न करे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सुनेगा। इस बार हम उसे जाने क्यों नहीं देते, उसे अंजाम भुगतने दो। खैर, मेरी पत्नी सही कह रही है, दुश्मन के साथ दया दिखाना अपने साथ क्रूरता करना है, इसलिए इस बार मैं कानूनी रास्ता अपनाने की सोच रहा हूँ। मैंने कंपनी की कानूनी टीम को एक संदेश भेजा और उन्हें एक वकील का पत्र तैयार करके झेंग फेयू को भेजने को कहा। डिंग रूई ने कहा कि वह गवाह के तौर पर अपनी गलतियों की भरपाई करने को तैयार है, इसलिए बाकी हिस्सा कानूनी टीम को सिखा दिया गया। झेंग फेयू मदद करेगा, उसके अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और अर्जुन सक्सेना की बाहों में गिर पड़ी और बोली, ठीक है। अगली सुबह जब अर्जुन सक्सेना उठे और नाश्ता बनाने ही वाले थे, तभी विक्रम पटेल का फोन आया। भाई अर्जुन, जाओ और चाइना शिपिंग फोरम देखो। जब अर्जुन सक्सेना ने ये शब्द सुने तो उन्होंने चाइना ओवरसीज फोरम खोला और पाया कि सबसे ज़्यादा चर्चित पोस्ट वास्तव में उनके किन शैम्पू के बारे में थी। ये पोस्ट कल रात लगभग 10 बजे पोस्ट की गई थी। तस्वीरों में मेरे सिर के ऊपरी हिस्से की तस्वीरें हैं, साथ ही किन के शैम्पू का खरीद प्रमाण पत्र या शैम्पू की तस्वीरें भी हैं। इसकी शुरुआत कल रात से ही होनी चाहिए। पिताजी सक्सेना द्वारा कारखाने में उस बैठक के बाद मजदूर कार्यशाला में लौट आए। कुछ युवा आगे आए और कहा कि कारखाना अब जनमत के संकट से जूझ रहा है। कारखाने का हिस्सा होने के नाते वे भी किन के शैम्पू के उपयोग करता हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। तो किसी ने एक प्रूफ पोस्ट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिछली 2 पोस्ट यूनिवर्सिटी टाउन फोरम पर पोस्ट की जा चुकी थीं। उन्हें लगा कि यह काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुंबई फोरम में एक पोस्ट डाली और सभी फैक्ट्री कर्मचारियों जिन्होंने शैम्पू इस्तेमाल किया था को ये पसंद आया। ये पोस्ट और उसी समय प्रिया मेहता ने भी इस घटना पर ध्यान दिया और तुरंत अपने पिता और भावी ससुर को बुलाया, इसलिए राजेश कुमार और शी रोंगहो ने तुरंत सभी कर्मचारियों से संपर्क किया और उन्हें शैम्पू के शीर्ष पर टिप्पणी पोस्ट करने के लिए कहा। लियांग गुआंगलाई और सुनील सक्सेना को भी खबर मिली और उन्होंने आधी रात को उपयोगकर्ताओं को चीन ओवरसीज फोरम पर पोस्ट करने के लिए कहा। तो पूरी रात सभी के संघर्ष के बाद इस पोस्ट को सफलतापूर्वक हॉट पोस्ट की स्थिति में पदोन्नत किया गया और सुबह का दृश्य दिखाई दिया। अर्जुन सक्सेना अभी कुछ कमेंट्स देख ही रहे थे कि तभी अनन्या शर्मा चप्पल पहनकर कमरे से बाहर भाग गईं। अर्जुन सक्सेना, हमारे परिवार का शैम्पू ट्रेंड कर रहा है। ये पता चला कि यह घटना बहुत शोरगुल वाली थी और अनुयायियों की संख्या बढ़ी थी और यह बालों के झड़ने की समस्या से संबंधित थी, जिसके बारे में समकालीन युवा सबसे अधिक चिंतित हैं। इसलिए शरेचर डैफन के मार्केटिंग अकाउंट ने इस घटना को फिर से पोस्ट किया और कई मार्केटिंग अकाउंट्स ने रातों रात कॉपी को संपादित किया। आप शरेचर पर कुछ पोस्ट स्वाइप करके किनके शैम्पू के बारे में तरबूज खाने की घटना देख सकते हैं। बालों के झड़ने के लिए किनके शैम्पू का विषय सीधे शेयरचैट पर हॉट सर्च में डाल दिया गया। यह ऐसी बात थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब सेल्फ मीडिया का ज़माना है और शेयरचैट जिस ट्रैफिक पर महारत रखता है वह सचमुच धन का प्रतीक है। अर्जुन सक्सेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार वे अपने किन शैम्पू का इतना अच्छा विज्ञापन देंगे। इसलिए अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कानूनी विभाग से संपर्क किया और उन्हें वकील का पत्र सीमा जोशी के मेल बॉक्स में भेजने के लिए कहा और फिर सीमा जोशी से कहा कि वे इसे तुरंत स्टो के होम पेज पर भेजें ताकि सभी को इस बार की घटना के प्रति किनके रवैये के बारे में पता चल सके। डिंग रूई की पोस्ट के लिए अर्जुन सक्सेना ने उन्हें इसे हटाने नहीं दिया, बल्कि पोस्ट के नीचे स्पष्टीकरण टिप्पणी करने की अनुमति दी। डिंग रूई के अपने स्पष्टीकरण, कंपनी की आधिकारिक मुहर के साथ एक वकील का पत्र और चाइना शिपिंग फोरम पर रातों रात फटने वाले स्टिकर के साथ इस ब्लैक वाटर घटना ने प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और इस तरह के उपद्रव के साथ किन का शैम्पू वास्तव में प्रसिद्ध है। 2 दिन बाद अर्जुन सक्सेना ने पापा सक्सेना को फ़ोन किया और कहा कि इस सप्ताहांत घर चले जाओ।
शैम्पू का पिछला स्टॉक लगभग खाली हो चुका था और उसे और शैम्पू बनाने के लिए घर जाना पड़ा। पिताजी सक्सेना एक ही समय में उत्साहित और थके हुए दिख रहे थे। बेटा, कल फिर आ रहे हो? बढ़िया, हमारे पास ज़्यादा शैम्पू नहीं बचा है। पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हैं। रुपीफा वाले उस लड़के ने शेयर चैट पर एक ऑफिशियल लिंक पोस्ट किया है। अभी और ऑर्डर हैं 50,000, लेकिन फैक्ट्री का स्टॉक काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने प्री सेल लगा दी। उसने कहा कि आपने यही ऑर्डर किया था। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने कह दिया। इस घटना ने हमारे ब्रांड को शेयर चैट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया है। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर और नए यूजर्स को आकर्षित करना होगा। पापा, आपको जल्दी आराम करना चाहिए। फैक्ट्री में देर तक मत घूरना। मैं कल वापस जाऊंगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। पिताजी सक्सेना खुश होकर बोले, मुझे पता है बेटा, चिंता मत करो, मैं अपने शरीर पर ही ध्यान दूंगा। मैं तो बस खुश हूँ, इतने सारे ऑर्डर देखकर। ये सब पैसे का है बेटा, हमारी फैक्ट्री है, इससे बहुत पैसा बनने वाला है। शाम को बच्चे पालने पर लेटे हुए थे और बिस्तर के पास विंड चाइम संगीत बजा रहे थे, जबकि अनन्या शर्मा बिस्तर के पास बैठकर अर्जुन सक्सेना का सामान पैक कर रही थीं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अनन्या, मैं 2 दिन के लिए वापस जाऊंगा। पिछली बार की तरह मैं कल जाऊंगा और रविवार को वापस आऊंगा। अब मौसम ठंडा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी लाने की ज़रूरत है। एक छोटा बैग ले लो, मोबाइल चार्जर और बस एक अतिरिक्त अंडरवियर। अनन्या शर्मा ने एक दुर्लभ संकोच के साथ सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना पहले बच्चों के साथ थे और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उदास मूड में है, इसलिए वे अनन्या शर्मा के पास गए और बैठ गए, अपना एक हाथ उनके कंधे पर रखा और उनकी ओर देखा। क्या बात है अनन्या, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, थोड़ा सा। वे लगभग हर दिन एक साथ रहते हैं और अब अर्जुन सक्सेना अपने गृहनगर वापस जाना चाहता है, भले ही ये केवल 2 दिनों के लिए हो। अनन्या शर्मा अभी भी अलग होने के लिए अनिच्छुक है। अर्जुन सक्सेना ने उसे गले लगाया, अपनी ठुड्डी को उसके माथे पर हल्के से दबाया और कहा, अनन्या, क्यों न मैं तुम्हें बच्चों के साथ वापस ले जाऊं? अनन्या शर्मा ने उसकी बाहों में सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ो भी, इस बार तुम शैम्पू बनाने वापस जा रहे हो और 3 दिन का समय तो पहले ही बहुत जल्दी में है। अगर तुम हमें अकेले वापस ले जाओगे तो रास्ते में ज़्यादा समय लगेगा और तुम बहुत थके हुए हो, तो बेहतर है कि हवाई जहाज़ से वापस जाओ। मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछली बार जब मैं घर गया था तो तीनों बच्चे रोए थे और मुझे बहुत बेचैनी हुई थी। कल जब मैं जाऊंगा तो तीनों बच्चे फिर से रोएंगे। मैं सचमुच तुम सबको हर समय अपने साथ रखना चाहता हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर उठाया, उनके चेहरे के भाव अभी की तुलना में काफ़ी नर्म पड़ गए थे और उन्होंने अर्जुन सक्सेना को धीरे से दिलासा दिया, कोई बात नहीं अर्जुन सक्सेना, तुम अभी 3 दिन के लिए वापस चले गए हो, रविवार रात को वापस आ जाओगे। घर पर होने के कारण मैं बच्चों को अच्छे से सहलाऊंगी और पिछली बार की तरह जब भी समय मिले हम वीडियो बना सकते हैं। मिंग सिर्फ इसलिए दुखी थी क्योंकि वह जा रहा था, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने कुछ गलत कहा और अनन्या शर्मा तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए मुड़ी, जो वास्तव में प्यारा और देखभाल करने वाला था। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना बहुत जल्दी उठ गया। अनन्या शर्मा और बच्चे अभी तक नहीं उठे थे। उसने नाश्ता बनाया और तुरंत जाना चाहता था, क्योंकि अगर वह अकेला चला गया तो बच्चे जागने पर फिर से रोने लगेंगे। लेकिन जब अर्जुन सक्सेना को याद आया कि पिछली बार जब वह बाहर गए थे तो बच्चों को बताना भूल गए थे और बच्चे नाराज थे और उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी थी, तो उन्होंने बच्चों के जागने का इंतजार करने और जाने से पहले उनसे बात करने का निर्णय लिया। तीनों छोटे लड़कों के उठने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के साथ नाश्ता किया, बच्चों को दूध पाउडर खिलाया और फिर बच्चों को अलविदा कहा। आरव, आन्या, रिया, पापा आज दादा दादी के घर जा रहे हैं और परसों वापस आएंगे। पहले तो छोटे बच्चों को अर्जुन सक्सेना की बात का मतलब समझ नहीं आया। जब तक अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का ब्रीफकेस नहीं निकाला तब तक छोटे बच्चों को समझ नहीं आया कि पापा बाहर जा रहे हैं। इसलिए तीनों छोटे लड़के अब खुश नहीं थे और अपने पिता को पुकारते हुए अर्जुन सक्सेना की बाहों में रेंग गए। अब ये नन्हे बच्चे पिछली बार घर जाने के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्साहित हैं। 1-2 तो सीधे अर्जुन सक्सेना के शरीर पर लटके हुए हैं, मानो किसी पिल्ले की खाल का प्लास्टर हो।
अर्जुन सक्सेना ने अपनी गोद में लिए बेटे बेटियों को असहाय भाव से देखा और कुछ देर तक हिचकिचाहट महसूस की। अनन्या शर्मा ने आंटियों को मदद के लिए आने के लिए कहा और उन चारों ने अर्जुन सक्सेना के शरीर से छोटे बच्चों को निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। जब रिया और अन्या ने अर्जुन सक्सेना को ब्रीफकेस उठाते देखा तो वे तुरंत फूट फूट कर रोने लगीं। अनन्या शर्मा ने जल्दी से दिलासा दिया कि शिन, आन्या, रो मत, पिताजी हमारे शैम्पू कारखाने के लिए शैम्पू बनाने के लिए घर जा रहे हैं। ये पिछली बार की तरह ही है, मैं परसों वापस आ जाऊंगी। पिताजी हम लोगों, रिया, आन्या और मेरे भाई के लिए स्वादिष्ट भोजन खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए काम पर जाते हैं, है ना? जब कि शिन ने कीवत पैसा सुना तो आन्या ने भी 3 शब्दों को स्वादिष्ट समझा। छोटे लोग तुरंत दंग रह गए और रोना अभी घुटन में बदल गया। अर्जुन सक्सेना ने दोनों प्यारी बेटियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि शिन, यूटोन, तुम सब घर पर रहो और अपने पापा का इंतजार करो। पापा इस बार वापस जाकर जरूर खूब पैसे कमाएंगे। फिर वो हम के शिन को एक लाल लिफाफा देंगे और यूटोन को एक अच्छा लिफाफा खरीदने के लिए। खाने के लिए आरव के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद लेना, ठीक है? तीनों नन्हे बच्चों की अब अपनी अपनी पसंदीदा चीजें हैं। इकलौता लड़का होने के नाते आरव को नए खिलौने सबसे ज्यादा पसंद हैं। आन्या को खाना पसंद है और रिया को लाल लिफाफे। अर्जुन सक्सेना की बातें तुरंत उनके मन में कौंध गईं। तीनों छोटे लड़के शांत हो गए और जिद्दी निगाहों से अर्जुन सक्सेना को देखने लगे, लेकिन वे पहले जितने परेशान नहीं थे। धीरे धीरे समझदार होते बच्चों को देखकर अर्जुन सक्सेना को थोड़ी देर के लिए राहत महसूस हुई। तीनों नन्हे मुन्नों के चेहरों को एक एक करके चूमने के बाद अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के पास गए और उसे नीचे देखा। अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए। उसने बगल में बैठी तीनों आंटियों की तरफ देखा और शर्माते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, आंटियां आ गई हैं, जल्दी करो, थोड़ी देर में बस नहीं पकड़ पाओगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया, अपना सिर नीचे किया और उसके चेहरे को चूमा और जानबूझकर जोर से आवाज निकाली। अनन्या शर्मा के गाल तुरंत जलने लगे। उसने रिया को गले लगा लिया और तुरंत कमरे में वापस भागना चाहती थी। तीनों आंटियों ने अपने होंठ भींच लिए और हंसी मजाक करने लगीं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारे परिवार में 3 छोटे बच्चों के अलग अलग चुंबन हैं और निश्चित रूप से बड़ी बच्ची अनन्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनन्या, शर्माओ मत, सभी आंटियां अपनी अपनी हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चाची वांग ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान सही कह रहे हैं महोदया, हम सभी को आपके और श्रीमान के दिन भर स्नेह दिखाने की आदत है। अर्जुन सक्सेना ने 2 घंटे तक विमान में यात्रा की। हालांकि विमान केवल 2 घंटे ही उड़ा, लेकिन हवाई अड्डे में प्रवेश करने, विमान के उड़ान भरने का इंतजार करने और विमान के उतरने में काफी समय लगा। जब हम मुंबई पहुंचे तो दोपहर का 1 बज चुका था। सीमा जोशी पहले से ही विमान के बाहर इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को बाहर आते देखा तो खुशी से उछल पड़ी और हाथ हिलाकर कहा, भैया अर्जुन, मैं आ गई। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। अर्जुन भाई, खाना खा लिया? चलो अब पार्किंग में चलते हैं, पर लखनऊ वापस जाने में 2 घंटे लगेंगे। वरना वापस जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं, मैंने विमान में कुछ खाया है, चलो सीधे घर चलते हैं। ये जानते हुए कि अर्जुन सक्सेना इस सप्ताहांत वापस आ रहे हैं, लीरूपी ने उन्हें फ़ोन किया और भोपाल में विमान से उतरने के बाद उनके साथ वापस चलने को कहा। शैम्पू फैक्ट्री के आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद से वे लगभग 2 महीने से वापस नहीं आए हैं। अगली बार अर्जुन सक्सेना के साथ। ठीक है, चलो सीधे शॉ ब्रदर्स के पास चलते हैं। शाम को अंकल किन और आंटी की बात मान ली है, मैं मेज़बान बनूंगी और आपको खाने पर बुलाऊंगी। भाई अर्जुन, मना मत करना। सीमा जोशी ने खुश होकर कहा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? सीमा जोशी बोली, होना तो चाहिए था भाई अर्जुन, अगर तुम न होते तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिलती। तुम आखिरकार वापस आ ही गए। बेशक मुझे वापस जाकर तुम्हारे परिवार को खाने पर बुलाना ही होगा। मैं पहले ही अपने चाचा को बुलाना चाहती थी। चाची खाना खा रही हैं, लेकिन उन्होंने जिद की कि हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करें, ये समय ठीक नहीं है। और हाँ, इस समय के बाद हमारे ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब फैक्ट्री में स्टॉक ही नहीं है। इन दिनों तो प्री सेल ऑर्डर ही हैं। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, घर जाकर मुझे देख लो। मम्मी पापा, इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो व्यस्त हो जाऊँगा। सीमा जोशी बहुत खुश थीं।
हालांकि अगली बार वे व्यस्त थे, पर जब उन्हें लगा कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी तो वे बहुत खुश हुए। दोनों भूमिगत पार्किंग स्थल पर आए और सीमा जोशी एक सफ़ेद BYD हरे रंग की कार चला रही थीं। अर्जुन सक्सेना ने उस पर नज़र डाली और कहा, क्या आपने नई कार खरीदी है? सीमा जोशी ने थोड़ी शर्मिंदगी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए खरीदा है और मैंने डाउन पेमेंट भी कर दिया है। मैं अगले 2 साल तक लोन चुकाऊंगी। मुंबई के मार्केटिंग विभाग में काम करने के बाद मेरे माता पिता को लगा कि मैं परिपक्व और समझदार हूँ। चूंकि मैं अच्छी नौकरी करने वाला था, इसलिए मुझे एक स्कूटर लेना ही था। हाल के वर्षों में ट्राम काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, इसलिए मैंने एक स्कूटर खरीदा और उसे चलाना शुरू कर दिया। बुरा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से भाई अर्जुन, आपकी कार जितनी अच्छी नहीं है। मैंने अपनी माँ से सुना कि आपने अंकल किन के लिए BMW चलाए और खुद 7 सीटों वाली डेबेन खरीदी। बधाई हो भाई अर्जुन, अब तुम मेरा निशाना हो। मैं तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी और भी बेहतर होती जाएगी। आज मैं आपका ड्राइवर बनूंगा ताकि आप आराम से बैठ सकें। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और कार के सह पायलट में बैठ गए। दोनों युवा थे और वे रास्ते में बातें करते रहे तथा 2 घंटे की यात्रा के बाद किन के शैम्पू की बिक्री के बारे में बात करते रहे। जब वे अपनी काउंटी सीट पर पहुंचे तो लगभग 6 बज चुके थे। सीमा जोशी ने घर पर पहले ही फ़ोन कर दिया था और पापा सक्सेना के घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था। सभी ने काउंटी सीट के विंडहम होटल में मिलने का समय तय कर लिया था। जब अर्जुन सक्सेना और ली रूपी पहुंचे तो पापा सक्सेना और अन्य लोग पहले से ही बॉक्स में इंतजार कर रहे थे। उसने लगभग 2 महीने से अपने बेटे को नहीं देखा था। जैसे ही अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अर्जुन सक्सेना को पुकारा। सीमा जोशी के माता पिता ने उन्हें अंदर आते देखा और तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत किया। अर्जुन सक्सेना और उनके परिवार के बैठने के बाद ली की मां ने जल्दी से अर्जुन सक्सेना के लिए चाय डाली और ली के पिता भी उठे और सिगरेट देने के लिए झुके। अर्जुन सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, अंकल ली, इतने विनम्र मत बनिए, मैंने बहुत दिनों से धूम्रपान नहीं किया है। बगल में बैठी अनीता सक्सेना बोली, बूढ़े ली, मेरे परिवार में अर्जुन सक्सेना अब सिगरेट नहीं पीते। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। पापा ली मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं भूल ही गया था, अब अर्जुन सक्सेना 3 बच्चों का बाप है। बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए घर पर सिगरेट पीना वाकई असुविधाजनक है। छोड़ देना ही सेहत के लिए अच्छा है। भाई किन, एक लो। उसने सिगरेट पापा सक्सेना को थमा दी। अर्जुन के पिता के सिगरेट पीने के बाद अनीता सक्सेना ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपका सिगरेट पीना स्वाभाविक है। आपके बेटे ने सिगरेट छोड़ दी है। आप अपने बेटे से कुछ नहीं सीख सकते। पिताजी सक्सेना ने कहा, मुझे दशकों से धूम्रपान की लत है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और हाँ, क्या बच्चे घर नहीं गए? पहले जब बच्चे घर पर होते थे तो मैं सिगरेट पीने बाहर नहीं जाती थी। मेरा हिसाब किताब रखा जाता था। बगल में बैठे पिताजी ली ने कहा, बहन लुओ, बड़े भाई किन की बात मत करो। हम जैसे लोगों के लिए, जो दशकों से धूम्रपान करते आ रहे हैं, धूम्रपान छोड़ना इतना आसान नहीं है। हम अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय यहीं बिता चुके हैं और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम धूम्रपान छोड़ना चाहेंगे। हम धूम्रपान नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। लीमा ने उसे डांटा और कहा, यदि तुम स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो अपने भाई किन को अपने साथ मत ले जाओ। बहन लुओ, आपको धूम्रपान छोड़ने के बारे में पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस बुजुर्ग से मैंने कितनी बार इस बारे में बात की है। पिछले 2 सालों से उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रही है। रात को सोते समय उन्हें हमेशा खांसी आती है। हालांकि जांच में कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता है कि धूम्रपान का असर ज़रूर होता है। मैंने उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे छोड़ नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा। धूम्रपान नशीले पदार्थों के सेवन जैसा नहीं है, तो इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आपको नहीं लगता कि अर्जुन सक्सेना ने अभी छोड़ने की बात कही है? मुझे लगता है कि आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है। पिताजी ली अजीब तरह से मुस्कुराए और पिताजी सक्सेना ने कहा, बूढ़े ली की पत्नी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मेरे बुरे चेहरे के लिए कोई जगह नहीं है। लीमा ने जल्दी से कहा, भाई किन, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही। तुम तो अच्छे स्वास्थ्य में हो, मेरे बूढ़े आदमी के विपरीत जो सारा दिन खांसता रहता है। माँ मुस्कुराए और बोली, ठीक है बूढ़े ली की बहू, आज एक जीवंत और अच्छा दिन है।
हर कोई हमारे किन के शैम्पू का जश्न मनाने के लिए यहाँ है। दो बूढ़े धूम्रपान करने वालों को मत पकड़ो जो इसके आदी हैं, वे वैसे भी नहीं सुनेंगे। सीमा जोशी बोली, आंटी लुओ सही कह रही हैं मम्मी, आज हम अर्जुन सक्सेना और अंकल आंटियों को डिनर पर बुला रहे हैं। अगर आपको मेरे पापा को ट्रेनिंग देनी है तो घर आकर बात करेंगे, हाँ हाँ। पापा ली ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, पत्नी देखो सब लोग मेरे लिए भीख मांग रहे हैं, अगर तुम बाहर हो तो मेरी थोड़ी इज्जत बचा लो और मुझे जाने दो। लीमा ने उसकी ओर देखा, अपना सिर घुमाया और हंस पड़ी। सीमा जोशी ने एक बड़ी मेज पर व्यंजन मंगवाए और डैडली घर से 10 साल से रखी हुई वुलियांगे की एक बोतल लाए। यह उनके परिवार की धरोहर है। उन्होंने पहले अपने बेटे की शादी के समय इसे पीने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वे अर्जुन सक्सेना परिवार का मनोरंजन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और वाइन अच्छी लगेगी। वाइन टेबल पर सीमा जोशी सबके लिए वाइन परोसती हुई वाइन का गिलास लेकर खड़ी हो गईं और बोली, भाई अर्जुन, आज वाइन का पहला गिलास मुझे आपको टोस्ट करना है। आपके बिना आज सीमा जोशी नहीं होती। शराब के इस गिलास के लिए धन्यवाद पहली परत है। दूसरी परत, ये हमें किन के शैम्पू को सभी तरह से अच्छी तरह से बेचने की कामना करनी चाहिए। भाई अर्जुन, मैंने कर दिया, तुम जो चाहो कर सकते हो। सीमा जोशी ने एक ही बार में सारा ग्लास पी लिया और अर्जुन सक्सेना ने भी वाइन का ग्लास ले लिया। उसके बगल में बैठे डैडली ने कहा, रूपीफा, तुम बहुत नादान बच्चे हो। तुम्हारे अंकल किन और आंटी लुओ दोनों यहाँ हैं, इसलिए तुम अकेले ही अर्जुन को टोस्ट कर सकते हो। सीमा जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पिताजी, ये शराब का गिलास भाई अर्जुन और चाचा चाची के लिए है, क्या इससे मैं छोटी नहीं लगती। आइए अंकल किन, मुझे इस दूसरे ग्लास वाइन के लिए आपका सम्मान करना होगा। यदि आपने हमारे घर के पास घर नहीं बनाया होता तो मैं भाई अर्जुन जितना अच्छा नहीं होता और मुझे वर्तमान नौकरी के अवसर नहीं मिलते। इसके अलावा जब से हमारा किन शैम्पू लॉन्च हुआ है, मैं भोपाल में बिक्री और सेवाओं का प्रभारी रहा हूँ। कारखाने में हमेशा अंकल किन और आंटी लुओ ही रहे हैं। मुझे पता है कि दोनों बहुत थके हुए हैं, इसलिए यह वाइन का गिलास मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। इस तीसरे प्याले के लिए हमें अपनी आंटी लुओ का सम्मान करना होगा। आंटी लुओ के साथ ही हमें हमारा बेहतरीन भाई अर्जुन मिल सकता है ना? आंटी लुओ सबसे बड़ी हीरो हैं। चलो आंटी लुओ, मैं ये प्याला शराब का कर देती हूँ, आप जो चाहें कर सकती हैं। सीमा जोशी ने लगातार 3 गिलास शराब पी ली। उनके चेहरे पर अदम्य खुशी और उत्साह था। इस समयावधि ने वास्तव में उनके लिए बहुत कुछ हासिल किया है। अर्जुन सक्सेना और सक्सेना परिवार उनके कुलीन हैं। ली के पिता और माँ भी यह बात जानते थे और वे दोनों सक्सेना परिवार के लिए खुश थे। वाइन टेबल पर माहौल बहुत अच्छा था। आखिर में पापा ली ने खूब शराब पी और आधे नशे में अर्जुन सक्सेना से बोले, अर्जुन सक्सेना, अंकल ली सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए शुक्रिया। पिछले कुछ सालों में इस बच्चे रूपीफा ने मुझे और उसकी माँ को बहुत परेशान किया है और उसके ग्रेड भी ठीक ठाक हैं। उसने पहले कहा था कि उसे कंप्यूटर साइंस सीखना पसंद है। हमने उसे कंप्यूटर पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात आपसे हुई। जब आपने उसे ये नौकरी दी तो मुझे और मेरी माँ को पता चला कि हमारा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। न सिर्फ वो बड़ा हो गया है, बल्कि वो बहुत कुछ कर भी सकता है। मुंबई में अकेले काम करते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अंकल ली, रूपीफा वाकई सल्स में बहुत माहिर है। वह वाकपटु है और उसके कई दोस्त हैं। वह इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही है। मुझे भोपाल का सल्स विभाग उसे सौंपकर बहुत सुकून मिल रहा है। अंकल ली मुस्कुराए, अर्जुन सक्सेना के लिए खुद एक गिलास शराब डाली और कहा, मैं समझता हूँ अर्जुन, तुम्हारा दिल अच्छा है, क्योंकि हमारा परिवार रूपीफा तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो। वरना आप इतने काबिल हैं और आपके पास पैसा है। आपके लिए काम करने वाला एक अच्छा इंसान ढूंढना बहुत आसान है। आपने हमारे परिवार रूपीफा को इसलिए चुना क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। हम सब ये समझते हैं और हम सब आपके आभारी हैं। सीमा जोशी ने अपने पिता की बातें सुनी, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने खुद शराब डाली, अर्जुन सक्सेना की तरफ गौर से देखा और कहा, भाई अर्जुन, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, तुम बस मेरी मदद करना चाहते हो। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मुंबई का मार्केटिंग विभाग, मैं उसे अच्छे से मैनेज करने में आपकी मदद ज़रूर करूँगा।
इस जन्म में मैं आपके लिए काम करूंगा। अर्जुन सक्सेना ने उसकी वाइन ली, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, रुपीफा, चलो मिलकर किन के ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, आओ मिलकर खुशियां मनाएं, भाई अर्जुन। उन दोनों को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखकर पिताजी सक्सेना भी बहुत उत्साहित हुए और बोले, लैंग लैंग, रुपीफा, मुझे लगता है कि हमारा किन का शैम्पू निश्चित रूप से एक ब्रांड होगा। जब मैंने फैक्ट्री शुरू की तो सोचा कि फैक्ट्री से कुछ पैसे कमा लूं। मेरे बेटे और बहू बच्चों को मुंबई लड़ने ले गए। हमारे शहर में रहने वाले हमारे बुजुर्ग दंपत्ति उन्हें रोक नहीं सकते। हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं अंदर से खुश हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हमारा कारखाना इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जब फैक्ट्री अभी खुली नहीं थी तो ये सारे ऑर्डर हमारे परिवार के एहसान पर आधारित थे। मैं मन ही मन जानता था कि इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अब स्थिति अलग है। इस बार हम 50,000 ऑर्डर बेच सकते हैं, पूरी तरह से हमारे शैम्पू की प्रभावकारिता के आंकड़ों पर आधारित है। कल रुपीफा ने मुझे बताया कि बहुत सारे ऑर्डर आए हैं और मैं इतना खुश था कि मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता की बांह पर हाथ रखकर थपथपाया, पिताजी, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप 50,000 रुपये के ऑर्डर पर चैन की नींद नहीं सो सकते और भविष्य में हमारे कारखाने में ऑर्डरों की लगातार बाढ़ आ जाएगी। सीमा जोशी बोली, भाई अर्जुन, अंकल किन पर मत हंसो, मैं तो उनसे भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हूँ। मैं आपके मजाक से नहीं डरता जब मैं कहता हूँ। जब हम अपने शैम्पू के बारे में शेयरचैट पर हॉट सर्च कर रहे थे तो मैंने देखा कि शेयरचैट के ऑफिशियल अकाउंट पर रातों रात 80,000 फॉलोअर्स बढ़ गए थे। फैंस टर्टल स्पीड जैसे ही हैं, मैंने कुछ दिनों में एक भी बढ़ोतरी नहीं देखी। इस बार 80,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मैं वाकई हैरान हूँ। जब मैं शैम्पू खरीदने के लिए लिंक पर गया तो मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे कि मुझे इसे ठीक करने में कई मिनट लग गए। बाद में जब मैंने बैकग्राउंड में ऑर्डर के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी तो मैं खड़ा नहीं रह सका और मैं बस स्टाफ के सामने ही इसे रोक सका। मेरे हाथ पतलून की जेबों में लगभग टूट गए थे। इस बार किन का शैम्पू जल रहा था और अर्जुन सक्सेना भी मन ही मन खुश था। उसे और अनन्या शर्मा को अभी अभी पता चला था और वे खुशी से गले मिले। लेकिन उस वक्त माहौल इस बार जितना अच्छा नहीं था। सीमा जोशी और अपने पिता की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना को इस ट्रैफिक से होने वाले फायदों का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि उनके किन का शैम्पू जल्द ही सबको पता चल जाएगा। शानदार भोजन के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपना गिलास उठाने की पहल की और कहा, मैं भविष्य में स्कूल और काम के सिलसिले में मुंबई में बसना चाहता हूँ। किन का शैम्पू शॉस में ही बनता रहेगा, इसलिए भविष्य में फैक्ट्री और मार्केटिंग मंत्रालय को पिताजी और रुपीफा को आप पर नज़र रखने देना होगा। आइए हम मिलकर किन के ब्रांड को बड़ा और मजबूत बनाएं और साथ मिलकर पैसा कमाएं। पैसे कमाने के लिए भाई अर्जुन का अनुसरण करो, चीयर्स। सीमा जोशी ने लाल गालों के साथ कहा। आज सबने शराब पी रखी थी तो सबने ड्राइवर को बुलाया। सीमा जोशी की कार ली परिवार के बगल में खड़ी थी और अर्जुन सक्सेना और उसके माता पिता अपनी BMW में घर चले गए। रास्ते में अर्जुन के पापा ने ज्यादा पी लिया और पिछली पंक्ति में सो गए। अनीता सक्सेना ने ज्यादा नहीं पी थी और को पायलट के बेटे की तरफ देखकर पूछा, लैंग लैंग, अनन्या और बच्चे कैसे हैं? इस बार वापस आना, छोटे। क्या बच्चे रोए? मैं पहले तो रोई, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया और कहा कि मैं पैसे कमाने आई हूँ ताकि उनके लिए खिलौने और स्वादिष्ट खाना खरीद सकूं। हमारे परिवार में रिया को पैसे पसंद हैं, आरव को खिलौने पसंद हैं और आन्या को खाने का शौक है। तीनों बच्चों को बहलाने फुसलाने के बाद वे परेशान करना बंद कर देंगे। माँ ने जब ये सुना तो हंसी रोक नहीं पाई। उन्होंने तीनों पोते पोतियों की प्यारी प्यारी शक्लें मन ही मन खींच ली थी और प्यार से बोली, आरव, आन्या और रिया कितने होशियार हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार हैं। वैसे मैंने उन्हें 2 महीने से नहीं देखा है। मैं हर रोज़ वीडियो के जरिए उन्हें बड़ा होते देखता हूँ और मुझे अब भी उनकी याद आती है। अर्जुन सक्सेना ने ये शब्द सुने और बोला, माँ, मैं नए साल पर अनन्या और बच्चों को फिर से साथ लाऊंगा। चलो हम सब मिलकर नया साल मनाते हैं। अनीता सक्सेना ने कहा, मेरे और आपके पिताजी के लिए मुंबई जाना बेहतर है। बच्चे अभी छोटे हैं और नए साल के दिन केवल 3 दिन की छुट्टी है, इसलिए आना जाना परेशानी भरा है। और हम मुंबई जा सकते हैं और हमारे ससुराल वाले भी जा सकते हैं। उन्हें भी आपकी याद आती होगी। जब समय आएगा तो हम साथ में छुट्टियां मनाएंगे।
अर्जुन सक्सेना ने कमबख्त विचार सुना, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो इसे इस तरह व्यवस्थित करें। हाँ, अनीता सक्सेना खुश होने लगी और अगले महीने बच्चों से मिलने का इंतजार करने लगीं। घर पहुंचने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अर्जुन के पिता को कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और उनका मोबाइल फ़ोन लेकर कमरे में चला गया। अनीता सक्सेना ने उसे रोका और पूछा, लिंगलैंग, क्या रात में तुम्हारा पेट भर गया है? मैंने अभी देखा कि तुम लोग सिर्फ पीते हो और ज़्यादा खाते नहीं। क्या तुम चाहोगे कि मेरी माँ तुम्हारे लिए मसालेदार नूडल्स बनाए? ये तुम्हारे पसंदीदा नहीं हैं। अनीता सक्सेना द्वारा बनाए गए तेलयुक्त और मसालेदार नूडल्स वास्तव में अर्जुन सक्सेना के पसंदीदा हैं और वह हर बार घर जाते समय इसे जरूर खाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने समय पर नज़र डाली, लगभग 10 बज रहे थे, और उसने कहा, मत खाओ माँ, आज रात मेरा पेट भर गया है। आपके तेल और मसालेदार नूडल्स, मैं इसे कल खाऊंगा। अनीता सक्सेना अपने बेटे के गुस्से भरे चेहरे को देखती रहीं और बार बार अपना फ़ोन देखती रहीं। उन्हें पता था कि उनके बेटे को अपनी बहू से बात करने की जल्दी है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम जल्दी सो जाओ। बोलने के बाद वह खुशी खुशी कमरे में वापस चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर कि उसके बेटे और बहू के बीच इतना अच्छा रिश्ता है और बेटे के 2 दिन वापस आने के बाद भी वे दोनों अविभाज्य थे, अनीता सक्सेना बहुत खुश थीं। जब अर्जुन सक्सेना रास्ते में ही थे तो उन्होंने अनीता सक्सेना को अनन्या शर्मा और बच्चों के बारे में पूछते सुना और वह उनके बारे में सोचने लगे। कमरे में वापस आकर उन्होंने व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या अनन्या शर्मा सो रही हैं। अनन्या शर्मा ने लगभग कुछ सेकंड में जवाब दिया, अभी नहीं। अर्जुन सक्सेना, क्या आपका डिनर खत्म हो गया? जब वे भोपाल पहुंचे तो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बातचीत की और साथ ही उन्होंने अनन्या को आज रात के खाने के बारे में भी बताया। अर्जुन सक्सेना ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उन्हें एक वीडियो भेज दिया। अनन्या शर्मा ने कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉल का जवाब दिया और कैमरे में अर्जुन सक्सेना का खूबसूरत चेहरा देखकर अनन्या शर्मा का दिल जो पूरे दिन तैर रहा था, अचानक उसके सीने में वापस आ गया। क्या आपने शराब पी है? अनन्या शर्मा ने धीरे से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, वीडियो में बिस्तर पर लेटी पत्नी और तीनों बच्चों को देखते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए कहा, देखो, सीमा जोशी ने मेहमानों को वुलियांगे की एक बोतल दी और कुछ लोगों के पीने के बाद उन्होंने स्टोर से एक और बोतल ली। बोतल लगभग खत्म हो गई है। आप में से कितने लोग इतना पीते हैं? क्या आप नशे में हैं? अनन्या शर्मा थोड़ी हैरान हुई। उसकी पीने की क्षमता के हिसाब से 2 बोतल वाइट वाइन बहुत ज़्यादा है। आखिरकार वो थोड़ी सी प्लम वाइन से भी नशे में आ सकती है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, 2 तकियों को एक दूसरे के ऊपर रखा, शरीर के ऊपरी हिस्से पर लेट गए। उनके दाहिने हाथ में फ़ोन था, उनके बाएं हाथ की आस्तीन उनकी कोहनी पर मुड़ी हुई थी और उनकी अधिकांश भुजाएं उनके सिर के ऊपर रखी हुई थीं, जिससे उनकी भुजाओं की मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हूँ? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने बताया, मेरे पापा, अंकल ली और रुपीफा दोनों ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। जब रुपीफा वापस गए तो उन्हें सीधे कार में बिठाया गया। मेरे पापा कार में बैठते ही सो गए। मैं भी अभी अभी कार उठाकर लाया हूँ। अनन्या शर्मा सुन सकती थी कि अर्जुन सक्सेना के लहजे में थोड़ा घमंड था। जाहिर था कि सबने साथ मिलकर शराब पी थी, लेकिन अगर वो नशे में न हो तो इसका मतलब था कि उसकी शराब की मात्रा सबसे ज़्यादा थी। अनन्या शर्मा ने जानबूझकर कहा, अर्जुन सक्सेना, तीनों ने शराब पी रखी है और तुम अकेले हो जो नशे में नहीं हो। तुम तो वाइन टेबल पर मछलियां पाल रहे होगे ना? अर्जुन सक्सेना ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुमने बहुत बुरा सीखा है। तुम्हें तो मछली पालन शब्द भी पता है, लेकिन तुम्हारे पति, मुझे तो मछली पालना भी नहीं आता। मैं सच में नशे में नहीं हूँ। अनन्या शर्मा ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, शेरचैट से मैंने जो नए शब्द सीखे, अर्जुन सक्सेना, आप बहुत विनम्र हैं, कोई भी वास्तव में नशे में नहीं है। यकीन नहीं हो रहा? तो चलो किसी रात फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मैं सचमुच नशे में तो नहीं हूँ। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने जब उससे ये कहते सुना तो उसका दिल सचमुच बहुत भावुक हो गया। हालांकि वो इस समय शराब पी रही थी, इसलिए उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा नम, थोड़ी लाल और उसकी हालत भी पीने के बाद जैसी ही थी। वो धुंधला सा एहसास, ऐसा अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा ने पहले कभी नहीं देखा।
इस समय हालांकि एक वीडियो था, अनन्या शर्मा को अभी भी लगा कि अर्जुन सक्सेना सामान्य से अधिक आकर्षक था और वह उसकी तरफ उड़ना चाहती थी। लेकिन जब उसने पीने के बारे में सोचा तो अनन्या शर्मा पिछली बार नशे में होने की अपनी शर्मिंदगी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। उसने झट से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं चाहिए। पिछली बार कह ही दिया था और अब मैं कभी भी यूं ही नहीं पीऊंगी। हम दोनों घर पर हैं, ऐसे में यूं ही कैसे पी सकते हैं? अनन्या, तुम्हारा अल्कोहल लेवल बाहर पीने लायक तो नहीं है, पर मेरे साथ होने पर बात ही अलग है। नशे में तुम बहुत प्यारी लगती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन सक्सेना द्वारा अपने प्यार का इजहार इतने सीधे तौर पर करने से अनन्या शर्मा को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अर्जुन सक्सेना के साथ शराब पीने के लिए उत्सुक थी। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और उनके बगल में बैठे सभी बच्चे रेंगते हुए आए और अनन्या शर्मा के हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लिया, शायद वीडियो में अर्जुन सक्सेना को देखकर, और उत्साह से बाबा चिल्लाने लगे। तीनों नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां सुनकर अर्जुन सक्सेना का दिल पिघल गया। वह वहीं लेटा रहा और आधे घंटे तक बच्चों के साथ खेलता रहा। जब नन्हे मुन्ने जम्हाई लेने लगे तो अर्जुन सक्सेना ने वीडियो कॉल काट दी। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना और पापा सक्सेना साथ साथ फैक्ट्री गए। चूंकि आज अर्जुन सक्सेना घर पर थे, इसलिए माँ किन पापा सक्सेना के साथ नहीं गईं और किराने का सामान खरीदने के लिए रुकी स्टेशन पर ही रुक गईं। कार फैक्ट्री के गेट तक पहुंची और यह साफ था, खिड़की नीचे कर दी गई। सुरक्षा गार्ड सलामी देने आया और अर्जुन सक्सेना को देखकर वांगदा ने विनम्रता से चिल्लाया, जियोकिन बॉस आज वापस आ गया है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और उनके साथ सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कार अंदर आने दी। पिता पुत्र ने धूल रोधी कपड़े पहने और वर्कशॉप में दाखिल हुए। अर्जुन के पिता ने दूसरी जगह जाकर देखने की योजना बनाई, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उन्हें रोक दिया। पापा, आप पहले रुकिए, शैम्पू बनाने की पूरी प्रक्रिया मैं बाद में करूंगी। ध्यान से देखिए, आगे से शैम्पू की फैक्ट्री आपको और माँ को ही इसकी देखभाल के लिए सौंप दी जाएगी। शैम्पू बनाना सीखने की जरूरत है। पापा सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और बोले, मैं सीखता हूँ। अर्जुन, मुझ में तुम्हारे पापा जैसी प्रतिभा नहीं है। आखिरकार शैम्पू बनाना एक साधारण फॉर्मूले जितना आसान नहीं है। बंस बनाने की तरह भले ही हर कोई एक ही नुस्खा का उपयोग करता है, फिर भी बने बंस बहुत अलग होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवरण हैं जिन पर महारत हासिल करना आवश्यक है, जैसे कि ऊष्मा, समय, तापमान आदि। पिताजी सक्सेना को लगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने अर्जुन के पिता के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रतिभा अचानक मिली है। मैं आज यहाँ शैम्पू बना रहा था। एक बार देख लीजिए, पहले सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसे कर सकते हैं तो यह आपको सौंपने का समय है। ये देखकर कि उनके बेटे को उन पर इतना भरोसा है, पिताजी सक्सेना ने कहा, ठीक है, कोशिश करो। यदि वह उसी गुणवत्ता का शैम्पू बना सके तो वह वास्तव में अपने बेटे की बहुत सी चीज़ों में मदद कर सकता है। अन्यथा मेरे बेटे जोंग हाय और शाओशी बहुत थके हुए होकर आगे पीछे दौड़ते रहते थे। सारा दिन पिता और पुत्र दोनों कारखाने में भीगते रहे। अर्जुन सक्सेना को शैम्पू और हेयर रिस्टोरर का नया बैच तैयार करने में पूरी सुबह लग गई। अगली दोपहर अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता सक्सेना को अपने बगल वाली छोटी सी शैम्पू बनाने वाली दुकान में काम करने के लिए कहा। ये चीज़ें तब तैयार की गई थी जब उन्होंने पहली बार शैम्पू बनाना शुरू किया था। इस बार वे फैक्ट्री आए और इन्हें अपने साथ ले आए ताकि पिताजी सक्सेना के लिए अभ्यास में इनका इस्तेमाल कर सकें। दोनों रात के 9 बजे तक व्यस्त रहे और फिर घर चले गए। अनीता सक्सेना ने घर पर पहले से ही तेल मसालेदार नूडल्स बना रखे थे, जिन्हें ठंडे सुअर के कान और टांगों के साथ परोसा गया था, और एक कैसेरोल में गर्मागर्म खट्टा सूप भी बनाया था। भोजन के दौरान अर्जुन के पिता बहुत उत्साहित थे और उन्होंने अनीता सक्सेना को बताया कि अब वे अर्जुन सक्सेना से किन शैम्पू और हेयर रिस्टोरर तैयार करना सीख रहे हैं। हालांकि तैयार शैम्पू की गुणवत्ता अभी भी अर्जुन सक्सेना जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जब वह अर्जुन सक्सेना के लिए उच्च गुणवत्ता वाला शैम्पू बना सकते हैं तो वह भविष्य में शैम्पू की देखभाल भी कर सकते हैं। अनीता सक्सेना पहले तो हैरान हुई, फिर अपने बेटे की बात सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा शैम्पू बनाना सीख गए हैं तो तुम्हें कभी भी फैक्ट्री में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों को ये भी याद रखना चाहिए कि उत्पाद की गुणवत्ता सबसे ज़रूरी है।
बेटा, अगर तुम्हारे पापा ने सही हुनर नहीं सीखा है तो तुम्हें उन्हें कभी भी शैम्पू चलाने नहीं देना चाहिए। अगर उत्पाद की गुणवत्ता थोड़ी भी गिर गई तो ग्राहक असंतुष्ट हो जाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, जरूर, मैं सर्दियों की छुट्टियों में पापा को और ज्यादा सिखाऊंगा। पापा, इस दौरान आप घर पर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। रात का खाना खत्म करने के बाद तीनों लिविंग रूम में बैठकर 2-3 घंटे बातें करते रहे। उन्होंने भविष्य की फैक्ट्री की योजना, परिवार और बच्चों के बारे में खूब बातें की। यहाँ तक कि वे नए साल का भी बेसब्री से इंतजार करने लगे। रात को लगभग 10 बजे सभी लोग सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। अर्जुन सक्सेना ने कल दोपहर 2 बजे जोंगहाई लौटने के लिए टिकट बुक कर लिया। अर्जुन सक्सेना के समय को ध्यान में रखते हुए सीमा जोशी सुबह 10:30 बजे उनके गृहनगर से भोपाल के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गईं। सुबह 8 बजे जब अर्जुन सक्सेना उठे तो सक्सेना के पिता और मां पहले ही उठ चुके थे। चूंकि कल का शैम्पू और हेयर रेस्टोरेंट तैयार हो चुका था, इसलिए आज भी सूख रहा है और 3 दिन बाद उनकी पैकिंग हो सकती है, इसलिए अर्जुन के पिता को इन 2 दिनों में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारखाने की तरफ देखते रहे। इसके अलावा उनका बेटा आज सुबह ही निकला था। अर्जुन के पिता ने दोपहर में फैक्ट्री जाने, सुबह बेटे के साथ घर आने और बाद में उसे सीमा जोशी के घर भेजने की योजना बनाई थी। जब अर्जुन सक्सेना उठे तो अनीता सक्सेना ने नाश्ता बना लिया था और परिवार खाना खाने ही वाला था कि नीचे दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों नीचे गए और देखा कि दरवाजे पर अर्जुन सक्सेना की दूसरी चाची नंदिनी सक्सेना और उनका बेटा किंताओ खड़े थे। चूंकि पिछली फैक्ट्री का रिबन काटना बहुत अप्रिय था, इसलिए अर्जुन के पिता ने नंदिनी सक्सेना से संपर्क नहीं किया है और दोनों परिवारों के बीच भी ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है। मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी, नंदिनी सक्सेना और किंताओ ने वास्तव में दरवाजे तक आने का साहस किया। अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना से पिछली बार फैक्ट्री खुलने पर हुए रिबन काटने के बारे में सुना था। अपनी दूसरी बुआ के बारे में उसकी धारणा बहुत खराब थी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के डीएनए के काम की वजह से उसे नंदिनी सक्सेना से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था। बाद में हुई घटनाओं और अब अपनी दूसरी बुआ को देखकर अर्जुन सक्सेना का चेहरा ठंडा पड़ गया। लेकिन आज नंदिनी सक्सेना और किंताओ दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और वे अभी भी उपहारों से भरे बड़े छोटे बैग पकड़े हुए थे। वे दरवाजे पर ऐसे खड़े थे मानो कुछ हुआ ही न हो और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। यो, मेरा सबसे बड़ा भतीजा वापस आ गया है। ज़ियाओ युआन, लुओ जिंग, आप दोनों सच्चे हैं। अर्जुन वापस आ गया है। आप रिश्तेदारों के समूह से कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हमने अर्जुन को लंबे समय से नहीं देखा है, इसलिए चलो बच्चों को भोजन का इलाज करें। लुओ जिंग नंदिनी सक्सेना से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। उसने अर्जुन के पिता की तरफ देखा और ऊपर चली गई। पिताजी सक्सेना को उनकी मां और बेटे को देखना पसंद नहीं था, लेकिन वैसे भी नंदिनी सक्सेना उनकी दूसरी बहन थी और दूसरा पक्ष इस बार मुस्कुराते हुए आया था और उसके हाथ में अभी भी कुछ था, इसलिए वह उन्हें सीधे नहीं भगा सकता था। पिताजी सक्सेना ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम दोनों फिर मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मेरी सलाह है कि तुम पैसे उधार लेने की बात करना बंद करो। मैंने तुम्हें पिछली बार साफ साफ कह दिया था कि मेरे परिवार के पास तुम्हें उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं। नंदिनी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ युआन, आपने गलत समझा। मैं यहाँ पैसे उधार लेने नहीं आई हूँ। मैं आज अपने परिवार को तुम दोनों से मिलने तुम्हारे घर लाया हूँ। देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। क्या इस दौरान ताताओ नौकरी ढूंढने मुंबई नहीं गए? मुझे काम पर गए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और इस बार मैं अपने साथ बहुत सारा सामान लाया हूँ। मैं ये खास तौर पर तुम दोनों को देने के लिए लाया हूँ। तुम अब भी मेरी दूसरी बहन का प्यार नहीं लेते। कहावत है, ये खून मांस का रिश्ता हड्डियां तोड़ता भी है और नसें भी जोड़ता है। हालांकि नंदिनी सक्सेना ने किन डैड के साथ पहले भी बहुत बुरा किया है, पर है तो वो उनकी दूसरी बहन। और इस बार वे दोनों कुछ लेकर और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर आए, इसलिए पिताजी सक्सेना कुछ नहीं कह सके। हमें चीजें नहीं चाहिए। चूंकि ताताओ को नौकरी मिल गई है, उसे अच्छे से काम करना चाहिए। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। अब स्थिर होने का समय आ गया है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो तुम दोनों को हमसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। पापा सक्सेना ने ठंडे स्वर में कहा। ज़ियाओ युआन, तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी कहो, तुम हमारे वाकपटु चाचा हो। हम एक परिवार हैं।
नंदिनी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम दोनों बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। संयोग से आज अर्जुन वापस आ गया है, चलो ताओ ताओ और उसके चचेरे भाई को मिलवाते हैं। नंदिनी सक्सेना ने अपने बेटे को दरवाजे के अंदर खींचते हुए कहा, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने अचानक दरवाजा रोक दिया और कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो दरवाजे पर ही कहिए। इसका मतलब साफ है कि उन्हें दरवाजे के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अगर नंदिनी सक्सेना होती तो हंगामा ज़रूर मचाती, लेकिन आज क्योंकि ये कहने वाला अर्जुन सक्सेना है, इसलिए नंदिनी सक्सेना अब भी मुस्कुरा पा रही हैं। लांग लांग, बच्चे, दूसरी आंटी को दरवाजे के अंदर मत आने देना। तुम्हारे दादा दादी की गोलियां अभी भी अंदर हैं। मैं इस बार ताओ ताओ को यहाँ सिर्फ उस बुजुर्ग के लिए धूप बत्ती रखने लाया हूँ। उसने दोनों वृद्धों को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन सक्सेना उन्हें अंदर नहीं आने देगा। परिणामस्वरूप अर्जुन सक्सेना ने वास्तव में न तो कठोर खाना खाया और न ही नरम। अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। अंदर जाते समय कहने और दरवाजे पर कहने में कोई फर्क नहीं है। दादा दादी की गोलियां हमारे घर में साल भर रखी रहती हैं। तुम साल में एक बार नहीं आ सकते। इस बार दादी नानी का बहाना मत बनाना। यदि आपके पास बात करने के लिए कुछ है और यदि नहीं है तो मैं और मेरे पिताजी ऊपर भोजन के लिए चलेंगे। उसे इस तरह देखकर नंदिनी सक्सेना ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर मुस्कुराईं और बोली, लांग लांग, इस बार मैं तुम्हारे चचेरे भाई को यहाँ लाई हूँ। ये वास्तव में एक मामूली बात है, लेकिन चिंता मत करो, हम इस बार पैसे उधार लेने के लिए यहाँ नहीं हैं। इस दौरान आपके चचेरे भाई को शहर में सेल्स की नौकरी मिल गई और उसने बहुत अच्छा काम किया। उनके बॉस ने भी उसकी तारीफ की। सोचती हूँ, क्योंकि तुम्हारा चचेरा भाई सेल्स में इतना हुनरमंद है तो तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरे मालिकों के यहाँ काम करते करते क्या तुमने कोई फैक्ट्री नहीं खोल ली? मुझे लगता है तुम्हारे शैम्पू के लिए भी सेल्स स्टाफ की ज़रूरत होगी। तुम्हारा चचेरा भाई तो बस मदद कर ही सकता है। नंदिनी सक्सेना ने गर्व से कहा।